बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 बजे का टाइम है और अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की कॉल देने का फैसला किया है। लेकिन इस्लामाबाद की कॉल की तारीख देने के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन ये है कि हम आया इस्लामाबाद किस तारीख को जा रहे हैं, ये तारीख अनाउंस कर दी जाए या इसको खुफिया रखा जाए और खुफिया तौर पर प्लान करके और पहले कोई 2-2.5 हज़ार लोग पहले वहाँ पर पहुँच जाएं और उसके बाद फौरी तौर पे बाकी इलाकों के लोगों को कॉल दी जाए, वो पहुँचे। इस पे कन्फ्यूजन है, लेकिन ये तारीख भी आ जाएगी। लेकिन प्रिंसिपली ये फैसला हो गया कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा दोबारा और साथ ही जो दीगर अजला में जो एहतजाज के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि आपने करना है, उसके हवाले से भी नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें जो ऐलान किया गया है उसमें 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज होगा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज होगा और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में दोबारा एहतजाज होगा। और साथ ही जो इस्लामाबाद की कॉल है उसके हवाले से कहा गया कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो ऐलान करेगी। ये तो हो गया मामला। देखें, असल में मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए दोबारा जो है वो कोशिशों का आगाज कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ, क्योंकि हुआ यह था कि तहरीक इंसाफ का जिस बुरे अंदाज में जो उनकी तहरीक का एक एहतजाज का अख्ताम हुआ या एक कन्फ्यूजन फैली, उसके बाद हुकूमत दोबारा शेयर हो गई, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें शुरू कर दी और फिर देखे ना कि कल एक आज ख़त लिख दिया है दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने और उन्होंने ख़त लिखा है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कहा है कि जनाब आप वो करें जो मखसूस नशिस्तें हैं जो हमने कानून में तब्दीली की थी, उसके बाद ये मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों में दोबारा तकसीम करें, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी में दोबारा तकसीम करें। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो KPK असम्बली में सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए जो पिटीशन है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और ये भी देखें कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है जरदारी का जारी किया गया। काजी फाइज ईसा को मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल कर और अमीनुद्दीन खान को कमेटी में लगाने के लिए उसको चैलेंज किया गया था शिबली फराज साहब की तरफ से। उस पर भी पेशावर हाई कोर्ट ने लंबी तारीख डाल दी है, 15 तारीख। इस वक्त पूरी तरह से काजी फाइज ईसा साहब अभी भी निज़ाम को पूरी तरह से वो कंट्रोल किए हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम हो, उन्होंने जिस तरह से उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस एक्ट उसमें तरमीम के ऑर्डिनेंस के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। कैसे जस्टिस फैसल जमान से अपने पास लगाया, फिर समाअत एक दिन अपना कॉज लिस्ट मंसूख कर दी, फिर अगले दिन आके लंबी तारीख डाल दी। सिंध हाई कोर्ट साहब ने देख लिया कि वहाँ भी बस तारीख पे तारीख और लंबी चौड़ी बातें, कुछ नहीं इसके ऊपर किया जा रहा। पेशावर हाई कोर्ट भी आज आपने देख लिया, यानी 3 हाई कोर्ट्स जो हैं वो काजी फाइज ईसा को डिक्टेटर बनाने के लिए और उसको वारदातें डालने के लिए जो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर वारदात डाली है उसके ऊपर 3 हाई कोर्ट्स ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। और जाहिर है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको पता है कि हमने आगे सुप्रीम कोर्ट में आना है और उनको ये शायद खौफ है अपनी ज़ात का कि अगर काजी फाइज ईसा कंटिन्यू कर गया हम यहाँ से हम इसको सस्पेंड भी कर दें और काजी फाइज साहब ने बैठ के हमारे फैसले को कलअदम कर दिया फौरन, तो बाद में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे अगर काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन हो गई। यानी अभी तक 3 हाई कोर्ट्स तो कम से कम खौफजदा हैं। 4थी हाई कोर्ट को तो आप गिने ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वहाँ आमिर फारूक साहब बैठे और आमिर फारूक साहब के पास तो किसी ने मेरे चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है चैलेंज करने का फायदा ही कोई नहीं था, क्योंकि आमिर फारूक साहब का काजी फाइज ईसा के बराबर ही स्टेक है इस सारे मामले में। क्योंकि आमिर फारूक साहब को पता है कि काजी फाइज ईसा ही मुझे जो है अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो मुझे वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और मैं अगला मतलब 2032 में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनूंगा। तो आमिर फारूक साहब का भी बराह रास्त इसमें एक वो है मफाद है काजी फाइज ईसा के साथ, तो इधर तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। और फिर 5वीं हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट बचती है, उनके बारे में भी हाशिम कागर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो काजी फाइज ईसा के बंदे हैं। और वैसे हमने बलूचिस्तान के जजेस का देख ही लिया है, काजी फाइज ईसा हो, जमाल खान मुंदखेल हो, नईम अख्तर अफगान हो, इनके बारे में मैं बलूचिस्तान के चीफ जजेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। आप अली अहमद कुर्द साहब जो बलूचिस्तान से एक बड़ा नाम है, उनका एक नोट आया था बलूचिस्तान के इन जजेस के बारे में, वो आप पढ़ लें। आप देखें ना कि 4 जजेस ने मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पर जो है वो PTI के हक की नशिस्तें चोरों डाकुओं और लुटेरों में तकसीम करने का फैसला दिया उस 13 रुकनी बेंच में से। और उन 4 में से 3 का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के साथ था। वो बलूचिस्तान जिसके लोगों की मज़ामत मशहूर है, जिसके लोगों की रेजिस्टेंस मशहूर है, लेकिन उस बलूचिस्तान के जजेस के हालात और सूरत हाल आपके सामने है कि उस बलूचिस्तान के 3 जज हैं, उनमें से मतलब 2 ने जुज़वी तौर पर और 1 ने मुकम्मल तौर पे ये नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देने का फैसला जो है वो सादिर किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्यों बलूचिस्तान को उनके हकूक़ नहीं मिलते, क्यों बलूचिस्तान की नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बलूचिस्तान से जो लोग आते हैं यहाँ पे जजेस, उनके आपने हालात और सूरत हाल आपने देख लिया कि 3 जज जिनमें से एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसके बावजूद बलूचिस्तान के हालात कितने बदतर हुए हैं पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में
جو کچھ پورے پاکستان میں ہوا ہے، ویسے تو قاضی صاحب نے اب پورے پاکستان کو ہی بلوچستان بنا دیا ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اور ان ججز کو ایک نام دیا گیا، وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ نامناسب ایک نام ہے کہ ان کو جوڈیشری میں کون سا گروپ جو ہے وہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان نے تو آگے شاید جانا نہیں ہے، تو ہم پورے پاکستان کو بلوچستان بنا دیں اور حالات پورے پاکستان میں بلوچستان جیسے بنا دیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن میں وہ بات مجھے جو نام ان کے لیے لیا گیا جس تنظیم کا، کہ اس تنظیم کا یہ ججز ونگ ہے، تو میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ نامناسب ہے۔ تو اب کیونکہ کوششیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو تحریک انصاف، کیونکہ پچھلے 72 گھنٹے میں بہت کنفیوژن تھی، اور بہت کنفیوژن اس لیے تھی کہ تحریک انصاف مکمل طور پر غائب تھی، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو 2 تا اکثریت لوگوں نے دی، اور جس جماعت کا سربراہ عمران خان جیل میں، اس کی بیوی جیل میں بے گناہ، کوئی اس کا قصور نہیں ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ جیل میں، بشرا بی بی صاحبہ کے علاوہ عمران خان کی بہنیں جیل میں، عظمیٰ خان و علیمہ خان جیل میں تو نہیں، وہ پولیس کی حراست میں، اور ان کا بھانجا حسان نیازی وہ جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں اور 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ عمران خان کیا قربانی دے، اور پارٹی کی حالات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کیا اس کے بعد پارٹی ایک کنفیوژن کے شکار تھی، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج پھر ایک خطاب کیا، میرا خیال ہے کہ اس پہ اب میں مزید بات نہیں کروں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے خود تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا گزشتہ خطاب، آج والا خطاب، اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو تھی اس پہ جو عمران ریاض خان صاحب نے بلاگ کیا تھا، یہ تینوں آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا سچ بول رہے ہیں۔ یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں مزید اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، دلائل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہمیں اب سارا فوکس جو ہے وہ دوبارہ اس چیز پر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دیکھیں مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے، مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو یہ پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت خوفناک اور خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بڑے عذاب اور بڑی تباہی اور بربادی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے مطلب انصار عباسی صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انصار عباسی صاحب جو عمران خان کے حوالے سے پچھلے 2 سال میں درجنوں جھوٹی خبریں دے چکے ہیں، غلط خبریں دے چکے ہیں، کسی کے کہنے پہ واضح طور پہ پڑھ کے لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے یہ خبریں دی ہیں، لکھی لکھائی جیسے خبریں کہیں سے آتی ہیں، تو انہوں نے خبریں دی 3 یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور ایک خبر اس میں سے نیگیٹو انہوں نے دی، آج اس کی ان کو وضاحت کرنی پڑی۔ کیسے؟ پہلے انصار عباسی صاحب 12 سپٹمبر کو ایک خبر دیتے ہیں، سپر لیڈ لگتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اکثریت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے اس نظام کو، اس حکومت کو۔ پھر انصار عباسی صاحب 5 اکتوبر کو کہتے ہیں، کیونکہ 12 سپٹمبر کو انہوں نے یہ خبر دی تھی، 14 سپٹمبر 15 کو جھوٹ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو پھر انصار عباسی صاحب 5 اکتوبر کو جو ہے یہ خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 5 سینیٹرز اور 7 قومی اسمبلی کے اراکین کی کمی ہے، اور یہ خبر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر انہوں نے دی اور اس کے بعد کامیں ٹانگ گئی، اس کے بعد آج اس کی وضاحت جاری کرنی پڑی اور ایک طرح سے دبے الفاظ میں معافی مانگنی پڑی اس نظام سے، اور یہ انصار عباسی صاحب کی بہادری ہے، دلیری ہے۔ ظاہر ہے انصار عباسی صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح کی وہ صحافت کر رہے ہیں اور کس طرح کی وہ خبریں دیتے ہیں، پچھلے 2 سال میں ان کی خبریں آپ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکاری ذریعے کا کہنا ہے، یہ 5 اکتوبر والی خبر ہے، ایک سرکاری ذریعے کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ہمارے پاس حمایت کے لیے ارکان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، لیکن ہم دونوں ایوانوں میں میجک نمبر کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ دی نیوز نے پارلیمنٹ کے 3 بااثر سرکاری ارکان سے بات کی، لیکن ان میں سے ایک بھی آئینی ترمیم کا ہدف حاصل کرنے کے معاملے میں پر اعتماد نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی طاقت پر انحصار کے بجائے کچھ دوسری قوتوں پر منحصر دکھائی دے رہے ہیں، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے بندے پورے کر کے دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ریاض فتح صاحب کے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اور میاں علی اشفاق صاحب ان کا معاملہ لے کر گئے لاہور ہائی کورٹ میں، اور علی باجوہ صاحب کے پاس وہ معاملہ تھا۔ آج صبح ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کو گھر کے باہر کھڑا کر کے ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی، اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا تھا، وہ گھر آ گئے اور پھر 4 سے 6 گھنٹے بعد دوبارہ جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں کیا ضرورت تھی ریاض فتح کے بیٹے کو دوبارہ اغوا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ جو کچھ تحریک انصاف کے MNAs کے ساتھ عادل بازئی اور باقیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سہیل سلطان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو چودھری الیاس کے حوالے سے ریفرنس بھیجا گیا ہے، اور جس طرح سے شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان کے دوبارہ بزنس سے سارے بند کر دیے گئے ہیں، ان کے چھاپے شروع ہو گئے ہیں، ظلم جبر اور فسطائیت شروع ہو گئی ہے، تو اٹس مین کہ نہیں ابھی جو ہے وہ گیم آن ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس وقت علی امین گنڈا پور ایریا ایلیمنٹ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو میں نے آپ پہ چھوڑ دیا آپ سن لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، سچ بولا ہے، اس پہ میں بات نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے دوبارہ فوکس سارا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پہ ہمیں رکھنا ہوگا ایز اے پاکستانی۔ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ تحریک انصاف کا کاز نہیں ہے، یہ ہم سب کا کاز ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن رکوانا یہ پاکستان کے لیے ہے، ہر پاکستانی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب اس میں لکھتے ہیں
5 अक्टूबर की खबर में कि उन्होंने जिन ज़राए से बात की उनमें से एक ज़रिए का कहना था कि माजी में इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास हामी अरकान की तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि माजी में जिन अरकान असम्बली ने इस तरमीम के लिए हुकूमत को अपनी हमायत का यकीन दिलाया था वो अब भाग गए। कहा जाता है कि सेनेट में हुकूमत के पास 5 जबकि कौमी असम्बली में 7 अरकान की कमी है। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के लिए मौलाना फजल रहमान मुश्किल चैलेंज बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मोहसिन नकवी भी मौलाना की हमायत के लिए राजी नहीं कर पाए, हालांकि मोहसिन नकवी को फौजी एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाता है। अगर हुकूमत हामी अरकान की मतलूबा तादाद हासिल कर भी लेती है तो इस सूरत में भी इस बात की ख्वाहिशमंद है कि मौलाना को अपने साथ रखे। ये सारा कुछ हो गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि 63A वाला फैसला बड़ा जो है वो आ चुका है, और काजी फाइज साहब ने, जब अंसार अब्बासी साहब की पहले खबर आई थी तो 63A वाला फैसला नहीं आया था, फिर काजी फाइज साहब ने 63A वाला फैसला कर दिया। वो कर दिया काजी साहब ने 3 अक्टूबर को, और काजी साहब ने जुमेरात को कर दिया था। हालांकि मियां नवाज शरीफ का जो एक था कि काजी साहब जो है वो जुमे तक कर दें, लेकिन काजी साहब ने जुमेरात को ही कर दिया कि ठीक है। और ये भी खदशा था कि हफ्ते और इतवार को जो है वो आ जाएगी आईनी तरमीम, नहीं आई। और फिर 7 और 8 तारीख तो बहुत पहले से उन्होंने दी हुई थी, 7 और 8 भी गुजर गई। तो अब आ जाएं आज की खबर। इससे आपको पता चलता है कि अंसार अब्बासी साहब एक खबर अगर वो दे भी देते हैं नून लीग के हवाले से मायूस कुन, तो कैसे उसकी वजाहत करते हैं, कैसे उनको दबे पांव पीछे मुड़ना पड़ता है। कहते हैं जनाब कि दी न्यूज़ की जानिब से शाया की जाने वाली उस खबर पर एक ओहदेदार ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए जरूरी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। उस ओहदेदार ने पुरएतमाद अंदाज से इसरार किया कि तरमीम के लिए जरूरी तादाद से ज्यादा अरकान दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम जरूरी है और जरूरी तरमीम की जाएंगी और जरूर ये तरमीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मतलूबा 2/3 अक्सरियत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि आप देखिएगा, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे उस सोर्स ने कहा, उस ओहदेदार ने कहा कि आप देखिएगा कि हमारे पास मतलूबा तादाद से ज्यादा अरकान होंगे। आईनी तरमीम के वक्त के मुतालिक से कहा गया है कि बहुत जल्द की जाएंगी। सरकारी ज़राए के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से इस नुमाइंदे को यानी अंसार अब्बासी को जो तासुरात उन्होंने हासिल किए हैं उनसे मालूम होता है कि आईनी तरमीम किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फौरन बाद आईनी तरमीम किए जाने का ज्यादा इम्कान है। आईनी तरमीम इस कदर क्यों जरूरी है? दी न्यूज़ को जवाब मिला कि ये मुल्क के सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते दी न्यूज़ की ज़राए के हवाले से खबर थी कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 MNAs कम है। इस ज़िमन में दी न्यूज़ के ने 3 बाअसर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पूरा एतमाद नजर नहीं आया था। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार के बजाय एस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार कर रहे थे, और ये वो सारा कुछ तो वो पिछली उन्होंने खबर का हवाला दे दिया। तो यानी अंसार अब्बासी साहब को खबर जो है वो अपनी वापस लेनी पड़ी और एक तरह से माफी मांगनी पड़ी कि नहीं तादाद पूरी है। इसका मतलब यही है कि गेम ऑन है, कोशिशें दोबारा की जा रही हैं, बंदे दोबारा अगवा किए जा रहे हैं, और इसलिए तहरीक इंसाफ का पूरा फोकस अपने उन MNAs पर होना चाहिए जिनको अगवा करने की कोशिश की गई थी। और ये बहुत क्रूशल टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया, कम बैक किया और दोबारा उन्होंने एहतजाज में उतरने का फैसला किया है। लेकिन साथ ही अब तहरीक इंसाफ को जो करना होगा वो इस्लामाबाद की कॉल देखते हैं कब देते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है वो रुकवाने के लिए इस्लामाबाद की कॉल के बगैर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बात नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि हमें इन अजला में कॉल देने के बजाय सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल देनी चाहिए, सबको इस्लामाबाद बुलाना चाहिए। लेकिन ये भी था कि अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये नहीं करेंगे, लाहौर में ये नहीं करेंगे, तो सारी पुलिस पंजाब की इधर बुला लेंगे, लिहाजा पंजाब पुलिस को वहाँ पे इंगेज करना जरूरी है। और फिर यह है कि वहाँ पे जब पंजाब पुलिस इंगेज हो, इधर भी एक महाज खोल दें, तो ये तहरीक इंसाफ का प्लान है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद की दोबारा कॉल दी जाएगी। अब कब वो कॉल आती है वो सामने आ जाएगा, लेकिन नए एहतजाजी प्रोग्राम तो आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरी ये फीलिंग है कि काजी फाइज तक एक्सटेंशन के लिए एक और कोशिश का आगाज हो गया है, और ये तीसरी कोशिश होगी। पहली कोशिश 14 सितंबर और 15 सितंबर को करने की कोशिश की गई, दूसरी 7 और 8 अक्टूबर, ये जो आज 8 अक्टूबर है कि 7 और 8 अक्टूबर की कोशिश थी। अब तीसरी कोशिश की जाएगी कि वो कब की जाती है ये मुनस्सिर है। अगर तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम देने का फैसला कर लिया फिर तो ये मामला आगे जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम ना दिया तो बड़े काम खराब हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज खान साहब ने ऐसे कहा है कि अब पूरा फोकस दोबारा जो है वो हमें आईनी तरमीम पे रखना चाहिए। इसलिए मेरे पास बहुत